नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के नुकसान को लेकर यूक्रेन की मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक युद्ध में अब तक रूस के करीब 1,38,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के मुताबिक इसमें 900 सैनिकों की मौत तो सिर्फ 11 फरवरी को ही हुई है। ये तो तब हुआ जब रूस के सैनिकों की मौत पर यूक्रेन का दावा सामने आया है, जो एक तरफा है, क्योंकि जंग में रूस के नुकसान को यूक्रेन बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। लेकिन अब आपको युद्ध में रूस के खजानों को हुए नुकसान की सबसे पक्की रिपोर्ट दिखाते हैं। एक युद्ध जिसमें सिर्फ 9 महीने में रूस ने 6.77 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। जंग पर खर्च यह आंकड़ा दुनिया की एक मशहूर मैगजीन ने जारी किया है। यानी विध्वंसक हथियारों की इस नुमाइश में युद्ध की पहली बरसी तक रूस के 9 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। यूक्रेन में बम, रॉकेट, मिसाइल, जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर समेत न जाने कितने बेशुमार हथियारों का बारूदी तांडव जारी है। 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान यूक्रेन तबाह हो गया तो रूस का भी बेइंतहा नुकसान हुआ। यूक्रेन की जंग में रूस के बहुत सारे हथियार खाक में तब्दील हो गए। ऐसे में इन हथियारों की तादाद की पड़ताल से ज्यादा जरूरी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक एक हथियार की कीमत। सबसे पहले बात रूस के सबसे नए लड़ाकू विमान की, जो यूक्रेन की जंग में सुपर एक्शन में है। एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस के इस मॉडर्न और लेटेस्ट लड़ाकू विमान की कीमत है 4700 मिलियन रुपए, यानी 555 करोड़ 92,91,320 रुपए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में इस लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जारी है। दावे के मुताबिक अब तक 9 Su-57 रूस की सेना के हवाले किए जा चुके हैं। जून 2022 के बाद रूस की सरकार और सेना के अफसर कई मौकों पर यूक्रेन में Su-57 की तैनाती के दावे कर चुके हैं। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लायुसार ने भी बीते साल अगस्त में कहा था, ये लड़ाकू विमान विशेष सैन्य अभियान में हिस्सा ले रहा है, जिसका रिजल्ट बहुत उम्दा है। हालांकि दावा यह भी है कि Su-57 ने यूक्रेन के कंट्रोल वाले इलाके के ऊपर उड़ान नहीं भरी है, क्योंकि अभी रूस इस बेहद महंगे फाइटर जेट पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर इस लड़ाकू विमान का वाकई में रूस की जंग में इस्तेमाल हुआ है तो फिर यकीनन इसकी मिसाइलों को रूस के इलाके से ही दागा गया होगा। यूक्रेन में रूस ने अब तक कितने हथियारों को उतारा है, इसे लेकर आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन ये पहली बार है जब हम उन हथियारों की कीमत बता रहे हैं जो रूस के बेड़े के ब्रह्मास्त्र हैं। यूक्रेन की जंग में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इल्यूशन 76 MD-90A का भी अहम रोल है। सोवियत संघ के समय में इसे ताशकंद में बनाया जाता था। 2006 में रूस की सरकार ने इसके मॉडर्न वर्जन के प्रोडक्शन का फैसला किया। इसके लिए प्रति एयरक्राफ्ट 3710 मिलियन रूबल की कीमत तय की गई, यानी एक इल्यूशन 76 MD-90A की कीमत 437 करोड़ 64,63,380 रुपए हुई।
लेकिन रूस की मीडिया के मुताबिक इस एक एयरक्राफ्ट पर निर्माता कंपनी एविया स्टार एसपी को 1 बिलियन रूबल का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन में रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टरों ने कोहराम मचाया है। Ka-52 इस वक्त रूस का सबसे अहम लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो यूक्रेन की जंग में कहर बरपा रहा है। एक दावे के मुताबिक जनवरी 2023 तक रूस को यूक्रेन युद्ध में 30 Ka-52 का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर कीमत की बात करें तो एक Ka-52 को 958 मिलियन रूबल में बनाने का करार हुआ, लेकिन इसके निर्माण में 1177 मिलियन रूबल का खर्च आया। यानी Ka-52 बनाने वाली कंपनी को हर हेलीकॉप्टर पर 219 मिलियन रूबल का नुकसान हुआ। इस तरह से एक Ka-52 की कीमत हुई 165 करोड़ 12,27,805 रुपए। रूस की R-77-1 मिसाइल ने तो यूक्रेन का विनाश कर दिया। हवा से हवा में वार करने वाली ये मिसाइल रूस की सेना का बहुत बड़ा हथियार है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक R-77-1 मिसाइल की कीमत 29.9 मिलियन रूबल तय की गई थी, यानी भारत के लिहाज से 3,54,84,838 रुपए। रूस की मिसाइलों की फहरिस्त में लमूर का नाम भी बेहद अहम है। यह मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय मिसाइल है। इसकी गिनती रूस के सबसे आधुनिक हथियारों में होती है। यूक्रेन को तबाह करने में इस मिसाइल ने विलेन का रोल निभाया है। इस मिसाइल को Mi-28NM और Ka-52M हेलीकॉप्टरों पर लोड कर टारगेट पर वार किया जाता है। इसकी कीमत दुनिया के सामने नहीं आ पाती। अगर रूस का रक्षा मंत्रालय इसकी डिलीवरी में हुई देरी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाता। मुकदमेबाजी के दौरान इसकी कीमत का पर्दाफाश हुआ, जिसके मुताबिक एक एलमूर मिसाइल की कीमत 14.2 मिलियन रूबल यानी 1,67,96,157 रुपए थी। यूक्रेन की जंग में रूस ने Tu-160 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया है। Tu-160 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रूस का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। 25 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में इस विमान को खरीदने का करार हुआ। डील 10 Tu-160 की हुई, जिसके लिए 15 बिलियन रूबल चुकाने की बात तय हुई। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्च जोड़कर एक Tu-160 की कीमत 16 बिलियन रूबल यानी 189 करोड़ 25,24,705 रुपए तक पहुंच गई। 24 फरवरी 2022 को जिस युद्ध का आगाज हुआ, उसमें रूस ने Be-200 CHS एयरक्राफ्ट का भी कई बार इस्तेमाल किया है। ये दोहरी भूमिका वाला एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल रूस की सेना युद्ध और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों कामों में करती है। इस एक विमान की कीमत 2,640 मिलियन रूबल यानी 312 करोड़ 26,65,763 रुपए है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 तक रूस ने यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 9 महीने में करीब $82 बिलियन खर्च किए। इसमें $29 बिलियन सैन्य बलों पर, $16 बिलियन वेतन पर, $9 बिलियन से ज्यादा युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार पर खर्च हुए। इतना ही नहीं, रूस की सेना को हथियारों और सैन्य साजो सामान के तौर पर $21 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
कितना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला। आलम यह है कि अब भी रूस और यूक्रेन एक दूसरे को युद्ध का कसूरवार ठहरा रहे हैं। Не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. После этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, नुकसान सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का हुआ है, इंसानियत का हुआ है। चीन अमेरिका के बीच तकरार अब नए लेवल पर पहुंच चुकी है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चीन में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने से सनसनी फैल गई है। चीन के इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने डिटेल रिपोर्ट नहीं दी है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर खबर इस वक्त ये आई है कि अमेरिका के अलास्का के ऊपर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया है। अमेरिका में चीन के स्पाई बैलून के बाद शुक्रवार को एक और संदिग्ध फ्लाइट ऑब्जेक्ट नजर आया। अलास्का के ऊपर उड़ रहे इस ऑब्जेक्ट को अमेरिका ने मार गिराया। खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे शूट करने के आदेश दिए थे। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने बताया कि अटैक के बाद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टूटकर समुद्र में जा गिरा। इसका कुछ मलबा रिकवर हुआ है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि ये बलून था, ड्रोन था या कुछ और। ये ऑब्जेक्ट कहां से आया, इसका मकसद क्या था, अमेरिकन एजेंसीज इसका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने के लिए F-22 फाइटर ने AIM-9X मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लगभग एक छोटी कार के आकार का था। स्पाई बैलून से भी काफी छोटा था। शुरुआती जांच में अमेरिकी अधिकारियों को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में सर्विलांस इक्विपमेंट नहीं होने का अनुमान है। यह ऑब्जेक्ट अलास्का के ऊपर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था। तभी इसे फाइटर जेट ने मार गिराया। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समुद्र में गिरने पर टुकड़ों में टूट गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई की। बाइडेन ने मीडिया से खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मिशन सफल रहा। हाल ही में अमेरिकी जेट फाइटर ने चीनी स्पाई बलून को मार गिराया था। इसके बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की जासूसी के हजारों किस्से इंटरनेट पर बिखरे पड़े हैं। चीन अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए जासूसी का हथियार खुलकर इस्तेमाल करता रहा है और हर बार पकड़े जाने पर चीन पलट भी जाता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में वो हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ। अमेरिका के मोंटाना शहर में 2 फरवरी को चीनी स्पाई बलून नजर आया था। 5 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने कैरोलिना तट के पास F-22 फाइटर जेट से इसे मार गिराया था। अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन ने सख्त ऐतराज जताया था। चीन ने कहा था कि बलून तबाह करके अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए चीन की 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि स्पाई बलून के जरिए चीन दुनिया भर के देशों की मिलिट्री साइट्स पर नजर रख रहा है। एजेंसी के मुताबिक चीन ने ऐसे गुब्बारों के जरिए जिन देशों की जासूसी कराई उनमें भारत भी शामिल है। पिछले कई साल से चीन ऐसा कर रहा है और वो अब तक 5 महाद्वीप के 12 देशों में इसी तरह के बैलून भेजकर खुफिया जानकारी जुटा चुका है। सवाल है, चीन से 12,000 किलोमीटर दूर, जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा क्या करने गया था? चीन का कहना है कि यह मौसम की जानकारी जुटा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के इस दावे को नकार दिया। अमेरिका के एक अखबार का दावा है कि चीन के डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेशनल यूनिवर्सिटी के पास एक पूरी टीम है जो जासूसी बलून पर स्टडी कर रही है। साल 2020 में चीनी सेना के अखबार पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें नियर स्पेस यानी धरती से 118 किलोमीटर के ऊपर वाले इलाके को मॉडर्न वॉरफेयर का नया जंगी मैदान बताया था। चीनी अखबार ने साल 2021 में स्पाई बलून आसमान की ताकतवर आंखें बताया था जिससे सरफेस टारगेट कवर किए जा सकते हैं।
साथ ही ये भी दावा किया था कि आसमान में स्पाई बलून गहरे समुद्र में सबमरीन की तरह काम करते हैं। आसमान से दूसरे देश की निगरानी और उसकी खुफिया गतिविधियों की जानकारी ये गुब्बारे कैसे इकट्ठा करते हैं और ये गुब्बारा कैसे काम करता है, इसकी डिटेल आपको जरूर जाननी चाहिए। ये गुब्बारे 80,000 फीट से 1,20,000 फीट तक उड़ सकते हैं। इन जासूसी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। सोलर पैनल लगे होने के कारण ये बहुत देर हवा में रह सकते हैं। कैमरा, रेडार और सेंसर्स लगे होते हैं। 120 फीट की चौड़ाई होती है, यानी 3 बस जितनी बड़ी। गुब्बारों में खर्च कम और फायदा ज्यादा है। वैसे अमेरिका ने चीन की जासूसी को लेकर कई बार कहा है, लेकिन चीन उल्टा चोर कोतवाल की तरह है। चीन कई बार खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान भी करता रहा है, लेकिन युद्ध की बर्बादी की सूरत में चीन की तस्वीर कैसी होगी, ये सोचकर शी जिनपिंग मन महसूस लेते हैं। वरना ताइवान जैसे देश के खिलाफ शी जिनपिंग के अभी तक रुके रहने का कोई कारण नहीं दिखता। तोप से गोले दागने की बात हो, मिसाइलों की, हवाई कवच की बात हो या फिर जमीन पर हमला बोलने की, चीन के पास हर वो हथियार मौजूद है जो किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। यही नहीं, अगर हमलावर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी हो तो उससे भी चीन से कड़ी टक्कर मिलेगी। चीन और अमेरिका के बीच एक नहीं 36 पेंच हैं। दोनों के बीच सुपरमेसी की लड़ाई के तहत ताइवान और साउथ चाइना सी भी हैं, और जापान के वो द्वीप भी जिसका दावा चीन करता है। कहा जाता है कि चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें अमेरिकी शहरों की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। ये बात बार बार साबित भी हुई है, लेकिन दोनों देश युद्ध की सूरत में अंजाम सोच अभी युद्ध से घबरा रहे हैं। पिछले साल ताइवान को लेकर शी जिनपिंग का अटैक प्लान सामने आया। अमेरिका को चीन ताइवान से दूर रहने की कई बार नसीहत दे चुका है, लेकिन ना तो अमेरिका पीछे हटा, ना चीन ने अमेरिका को धमकी देना छोड़ा। कुल मिलाकर कहें तो चीन अमेरिका के बीच का जो मामला बहुत पहले से चल रहा है, अब बहुत तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि पुतिन के यूक्रेन अटैक की तर्ज पर शी जिनपिंग ताइवान पर हमले का प्लान बना चुके हैं, और जाहिर है यहां भी अमेरिका ही बीच में आएगा। तो यहां शी जिनपिंग पुतिन की तरह नहीं, अपने ढंग से रिएक्ट करेंगे, यानी नो डायरेक्ट फाइट। अब सवाल है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी से चीन को हासिल क्या होगा। चीन को यह गुमान है कि अब दुनिया अमेरिका की ताकत को छोड़ उससे नमस्कार करे। चीन दुनिया को सैन्य साजो सामान भी बेचना चाहता है, और इस मामले में भी वो अमेरिका को पीछे छोड़ देना चाहता है। टारगेट क्लियर है कि चीन उन देशों को सैन्य तकनीकी का निर्यात करेगा जो अमेरिका के करीबी नहीं है। चीन और अमेरिका के गुब्बारे की कहानी आशंका के आसमान पर अभी और उड़ने वाली है, क्योंकि ड्रैगन बर्बादी का दूसरा नाम है। ताइवान की तबाही के पलते सपनों के बीच शी जिनपिंग का जासूसी गैंग अभी बहुत एक्टिव है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? आधे घंटे में 10 करोड़ मौतें होंगी, दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। और अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया के 10% हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, लेकिन इस तबाही में भी धरती का एक इलाका सलामत रहेगा। रिपोर्ट को आप देखिए। परमाणु बम को सामूहिक विनाश का हथियार कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया के उस कोने की खोज कर ली है जो परमाणु तबाही से लोगों को बचाएगा। धरती पर ऐसा कौन सा शहर है जो अपने आप में परमाणु युद्ध का कार्ड है? परमाणु धमाके के बाद जब दुनिया में रेडिएशन की आग लगी हुई होगी, उस मुश्किल घड़ी में इस शहर से कैसे आशा की किरण निकलेगी? ये देश कौन है? दुनिया के नक्शे पर यह देश कहां है?
ये देश दुनिया को परमाणु तबाही से कैसे उबारेंगे, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी की है। उस रिसर्च पेपर में क्या दावा किया गया है, इसे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु युद्ध की विनाश लीला को समझ लीजिए। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धमाके इससे कई गुना बड़े होंगे, जोरदार होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। परमाणु युद्ध की ये बातें ख्याली बातें नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में बढ़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में परमाणु हमले से बचने के लिए दुनिया में सबसे महफूज इलाका कौन है, इसे लेकर एक जर्नल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में बड़ी रिसर्च की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चल रहा हो, उस वक्त में भी एक परमाणु युद्ध की आशंका है। उस समय परमाणु युद्ध या तो गलती से, या हालात के गलत आकलन से, या किसी तकनीकी गड़बड़ी से शुरू हो सकता है। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकता है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,862 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार के बाद ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा, और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चे पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट बना है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 1 साल होने वाले हैं। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नाटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इजरायल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन